हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जानते हो मैं आपको हिस्ट्री के जो प्राचीन भारत के बीपीएससी में आने वाले एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को एक बार बैठकर 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जितना मैं आपको 1 घंटे का ही समय दूंगी, 1 घंटे में जितना हम रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, ताकि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें हमारी कवर होती जाए। देखिए, इतिहास का मतलब है कि आप पुराने काल को पढ़ने की कोशिश करते हो, यानी हमारे पास्ट को स्टडी करते हो, है ना। पास्ट को पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, जिसमें लिखित स्रोत का खास तौर पर बहुत महत्व होता है कि क्या लिखित स्रोत रहे हैं। और इसीलिए जब हम इन लिखित स्रोत को नहीं पढ़ पाते, जब हमारी भाषा यहाँ पर डेवलप नहीं होती है, जब हम लिपि हमारी इतनी विकसित नहीं होती है, ना हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। और वहीं जब हमारी लिखित स्रोत यानी कि हमारी भाषा, हमारी लिपि थोड़ी सी विकसित होने लगती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक काल कहते हैं। और वहीं जब हमारी भाषा और लिपि पूर्ण तरीके से विकसित हो जाती है, जिसको हम पढ़ भी पाते हैं आराम से, तो इसे हम प्रॉपर ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड कहते हैं। भारत में भी ये तीनों काल आपको देखने को मिले हैं। शुरुआत में इतिहास के पहले का काल यानी कि प्री हिस्ट्री, जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, जब पाषाण युग था, जब हम सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, या फिर हमने थोड़ा बहुत तांबे का इस्तेमाल किया, जब चालकोलिथिक टाइम पीरियड था। और प्रागैतिहासिक काल, जब हमारे पास एविडेंस है, लिपि है, लेकिन ये लिपि खास तौर पे डेवलप नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री है। इसका हड़प्पा सभ्यता का काल भी हमारे पास मौजूद है। और जो ऐतिहासिक काल है, जहां पर हमारे पास इतिहास, लिपि, भाषा सब कुछ डेवलप्ड है, जिसको पढ़ भी सकते हैं, वैदिक, वो भी मौजूद है। तो शुरुआत हम देखेंगे यहां पर पाषाण युग से, यानी कि स्टोन एज से। इसको आप लिथिक एज भी कहते हैं, जब इतिहास में इंसान के पास तांबा वगैरह या मेटल वगैरह कोई भी धातु इंसान नहीं जानता था, सिर्फ उसे पत्थर का यहाँ पर इंसान इस्तेमाल करता था, राइट। और इसमें भी आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास काल आता है यहाँ पैलियोलिथिक एज, यानी कि पैलियोलिथिक काल। क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी काल है और यहाँ पर बहुत बड़े पत्थर इस्तेमाल में लाए जाते थे। अब इसमें भी पैलियोलिथिक काल में अलग अलग पत्थरों के यहाँ पर टाइम पीरियड है, अलग अलग पत्थरों के प्रकार हैं, बट मोटा मोटा आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे इतिहास के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। और इसलिए हमारे लिए यहाँ पर जरूरी रहा है, ठीक है। और इसी के लिए हम यहाँ पर इसको पढ़ा करते हैं, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को, जिसमें हम अपर, मिडिल और लोअर यानी कि निम्न, मध्य और उच्च काल से इसको पढ़ते हैं। अब देखो, इतिहास को अगर मैं खंगालूंगी तो मुझे जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, और जमीन के अंदर जब मैं जाऊंगी तो सबसे पहले जो निम्न यहाँ पर लोअर वाली जो स्टेज है वो मुझे सबसे पुरानी मिलेगी। देखो, इतिहास के ऊपर जैसे आज मैं और आप हैं, 1 लाख साल बाद हमारे ऊपर धूल चढ़ जाएगी, हम सब मिट्टी में हो जाएंगे, राइट। तो जब हम मिट्टी में चले जाएंगे तो उस टाइम पीरियड पर अब अगर मिट्टी खोदी जाएगी तो सबसे पहले वो काल सामने आएगा जो कि ज्यादा नया है, और आखिर में वो काल सामने आएगा जो सबसे पुराना है। इसी इतिहास से, इसी हिसाब से जो पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण युग हमारे पास मौजूद है, इस पूरा पाषाण युग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 3 चरण मौजूद हैं, एक हमारे पास निम्न पुरा पाषाण युग है, एक मध्य पुरा पाषाण युग है और एक उच्च पुरा पाषाण युग है। इसमें से जो निम्न है, लोअर है, ये सबसे पुराना है। जो मध्य है, मिडिल है, ये इससे नया है। और जो अपर है, उच्च है, वो सबसे नया पूर्वपाषाण युग ये हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड भी आपको सेव करके रखना है। वैसे तो बीपीएससी उत्कर्ष पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, बट ओवरऑल आप इसका टाइम पीरियड भी यहाँ पर ध्यान रखिए। 6 लाख बीसी यानी कि 6 लाख शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पीरियड से लेकर 4,04,000 शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड, जब बेसिकली नियोलिथिक टाइम पीरियड खत्म होता है, नवपाषाण युग खत्म होता है, तब जाकर ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, सही है। इस टाइम पीरियड पर हम देखते हैं आखिर इंसान था कैसा यहाँ पर चीजें थी। तो देखिए, हमारा जो इस समय संगठन था बहुत ही पुराने तरीके का था, और हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे, हम खाली यहाँ पर हंटर गैदर की तरह काम करते थे, यानी शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। और तीनों ही स्टेजेस में हम ऐसे ही थे, है ना। इसके साथ साथ हम पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पत्थरों का इस्तेमाल तीनों एजेस में अलग अलग तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल होता है, चॉपर के साथ साथ क्लीवर का इस्तेमाल होता है। आज जैसे किचन में आप चॉपर इस्तेमाल करते हैं ना,
इसको आप चॉपर कहते हैं ऐसे। तो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल होता था जो ज्यादा धारीदार नहीं होते थे, कम धारा होती थी इनकी। इसके बाद ऐसे ही मध्य पाषाण युग में आकर हमने इन बड़े पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। जैसे अगर पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण में ऐसे पत्थर हैं, तो इसके बाद इस पत्थर से निकले जो फ्लेक्स होते थे, जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते थे, इनका इस्तेमाल हम आकर यहाँ मध्य पुरा पाषाण युग में यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में आकर करने लग जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम यहाँ पर पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं, बोरर्स इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम पर हम देखते हैं कि जो नियांडरथल और होमोसैपियन है, ये दो प्रजातियां भारत में, मतलब विश्व में, जो आपको जिनके जीन्स आज के समय में होमोसैपियन मानव प्रजाति के अंदर आपको दिखते हैं। तो ये नियांडरथल और होमोसैपियन के बीच में कहीं ना कहीं तनाव भी इस टाइम पीरियड में हमें थोड़ा सा मीजोलिथिक टाइम पीरियड में यानी बाद के टाइम पीरियड में आते आते दिखेगा। बट अभी आप देख लो फ्लैकर्स है, फ्लेक्स है, पॉइंटर्स है, बोरर्स हैं, ये सारे आप टूल्स यूज कर रहे हो। इसके बाद हम जब उच्च पाषाण युग की बात करते हैं यानी कि उच्च पुरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के, तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर भी हम शिकार कर रहे हैं, बट यहाँ पर आते आते और नए तरीके के टूल्स जैसे कि हार्पून्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हार्पून्स आपने देखा होगा जब आप मच्छी पकड़ने जाते हो तो ऐसा एक बड़ा सा वो यूज करते हो, स्टिक वगैरह, राइट। तो इसको हार्पून बोलते हैं। सुई का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, नीडल वगैरह का इस्तेमाल हम करने लग जाते हैं। जैसे आप सुई का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हो ना, कपड़े बुनने के लिए कर सकते हो, बट जानवरों को मारने के लिए भी कर सकते हो। ब्लेड का इस्तेमाल आप करने लग जाते हो। जैसे ब्लेड आपने देखे, जो ब्लेड आप बचपन में यूज करते थे, यहाँ पर ब्लेड के दोनों हिस्से धारीदार होते थे, यानी ऐसे टूल्स जो कि दोनों हिस्से धारीदार हैं जिसके, राइट, वो हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ, और इनको जानवरों को पहले से मारते थे, लेकिन अब इनकी हड्डियों से भी उपकरण टूल्स बनाने लग जाते हैं इस्तेमाल के लिए, तो इन्हें बोन टूल्स कहते हैं। तो इस टाइप से आप देखते हो कि ऐसे पुरा पाषाण युग में कई सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि हम हंटर गैदर हैं, शिकार करते हैं, तो शिकार करेंगे तो कहीं पर भी जा सकते हैं आराम से, कहीं पर रुकने की, कहीं पर बहुत ज्यादा समय तक हमें यहाँ रुक कर किसी भी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपना स्थायी घर बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी हिसाब से परिवार नियोजन की, फैमिली वगैरह बनाने की, परिवार की तरह रहने की, हस्बैंड वाइफ बच्चों की तरह, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ना कृषि है, ना घर है, ना परिवार है, ना ही आप एक जगह पर रहकर गाय भैंस का पालन कर रहे हो जिससे कि आप दूध निकालोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं निचले और मध्य पाषाण काल की बात करती हूँ तो मुझे चित्रकला यानी कि पेंटिंग वगैरह भी बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। हालांकि उच्च पाषाण युग तक आते आते, यानी कि जब थोड़ा सा पुरा पाषाण युग डेवलप हुआ, इस टाइम पीरियड तक आते आते मुझे पहला सबूत यहाँ पर पेंटिंग वगैरह का मिलने लग जाता है। इसीलिए भीमबेटका के काल में आप देखोगे कि भीमबेटका की पेंटिंग्स जो हैं, जो हमें भीमबेटका की गुफाओं में भोपाल के पास में पेंटिंग्स मिली है एमपी में, विंध्यन रेंज के अंदर, वीएस वाकंकर को जिन्होंने निकाला था, इन चित्रकारों में आप देखते हो पेंटिंग्स में कि आपको उच्च पुरा पाषाण यानी अपर पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का यहाँ पर सबूत मिलता है। इसके साथ साथ आप देखते हो कि निचले पुरा पाषाण युग में, पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में, आपको कोई भी तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा तौर से नहीं मिलता। हाँ, पत्थर के उपकरण बना रहे हैं, उससे हंटिंग कर रहे हैं, जानवरों को पत्थर देके मार रहे हैं, लेकिन ज्यादा सबूत किसी बात के टेक्नोलॉजी के नहीं मिल रहे। वहीं पर आप मध्य पुरा पाषाण की बात कर रहे हो तो वहां पर फ्लेक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पत्थर से तोड़कर, जैसा हमने देखा। और ऐसे ही उच्च पुरा पाषाण युग में फ्लिंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी और इनको तोड़ा जा रहा है और इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के पत्थर हैं जो यहाँ पर निचले, मध्य और उच्च पाषाण, पुरा पाषाण युग में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर लाइमस्टोन इस्तेमाल हो रहा है, चूना पत्थर वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा और लाइमस्टोन का ही एक मेटामॉर्फिक बदला हुआ रूप होता है, क्वार्ट्जाइट वगैरह, है ना, ये भी इस्तेमाल होने लग जाते हैं। सिलिका सैंड वगैरह से क्वार्ट्जाइट वगैरह बनते हैं, तो वो सब इस्तेमाल होने लगते हैं। यहाँ तक आते आते और भी पत्थर है, चर्ट, जैस्पर, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल यहाँ पर विकास हो रहा है और धीरे धीरे मानव, क्योंकि आपको पता है मानव हमेशा विकास की तरफ बढ़ता है चाहे जो हो जाए, और इसी विकास की तरफ हम यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो निचले, मध्य और उच्च पाषाण, पुरा पाषाण, तीनों ही युगों से हमें यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह अलग अलग स्थल मिलते हैं, अलग अलग साइट्स मिलते हैं। जैसे आज के समय में पाकिस्तान की सोवन घाटी की मैं बात करूं तो ये निचले पुरा पाषाण युग की एक महत्वपूर्ण जगह है। और इसके साथ साथ थार के रेगिस्तान में भी आप देखोगे बोरी है, डिडवाना नाम की जगह है। तो ये सारी हमें निम्न पुरा पाषाण युग की बहुत महत्वपूर्ण जगह मिल रही है, राइट। इसके साथ साथ एमपी के भीमबेटका का कहा जाता है कि इसमें हर तरीके का, यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण हो, उच्च हो या मध्य पुरा पाषाण हो, हर तरीके के लोग रहते हैं।
इसके साथ साथ सिंगरौली का बेसिन है एमपी यूपी के बीच में, जहां पर कोल माइंस है सिंगरौली के अंदर, ये भी आपको देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ हम मध्यपुरा पाषाण युग की बात करें तो मध्यपुरा पाषाण युग में आज के राजस्थान की जो लूनी नदी की घाटी है वो भी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सोन और नर्मदा के इलाके, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है सब कुछ। देखिए सोन और नर्मदा आप देखोगे तो यहाँ पर हथनौरा में पहला मानव का अवशेष भी मिला है भारत में, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भीमबेटका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैसे भीमबेटका बाकी सारे इलाकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप दक्षिण में यहाँ पर तुंगभद्रा देखोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है इसके लिए। और ऐसे ही उच्चपुरा पाषाण युग में भी बहुत महत्वपूर्ण साइट्स मिली है, जैसे भीमबेटका है, यूपी की बेलन घाटी है, बेलन घाटी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये आपको नाम बेलन घाटी, महादहा, आदमगढ़, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ऐसे ही सोन घाटी भी है यूपी एमपी की, सोन नदी यमुना में जाकर जो मर्ज होती है। छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर भी उच्चपुरा पाषाण के अवशेष यानी इंसान के अवशेष खुदाई में हमें मिले हैं, और इससे हम देखते हैं कि उच्चपुरा पाषाण युग खत्म हो जाता है। लेकिन क्या उच्चपुरा पाषाण युग खत्म होने से पाषाण यानी कि पत्थर का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल ना, पत्थर का इस्तेमाल अभी भी खत्म नहीं होगा और ये चलता रहेगा, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पर हमें मीजोलिथिक टाइम पीरियड मिलेगा, मीसोलिथिक युग को हम यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही पैलियोलिथिक खत्म होगा तो हमारे पास मीजोलिथिक युग यहाँ पर मौजूद हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मीजोलिथिक पीरियड की बात करें तो इसे हम हिंदी में मध्य पाषाण कह सकते हैं, यानी मध्य पाषाण युग। मीजो मतलब मिडिल ही होता है, मीजो का मतलब मिडिल है, सो इसलिए फिर हम देखेंगे कि मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग हमारे पास शुरू हो जाएगा। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखिए अब यहाँ पर आप पत्थर का साइज और कम करोगे, जैसे जैसे नीचे जैसे जैसे आप एडवांस्ड होते जाओगे वैसे वैसे दिमाग इंसान का बढ़ता जाएगा, है ना। दिमाग का साइज बढ़ रहा है, उसकी फिजिकल पावर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही पता नहीं, लेकिन हाँ दिमाग का साइज उसका बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करके छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके भी चीजों को डेवलप कर पाएगा। इसलिए मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग में यानी 10,000 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पर लगभग 6,000 शताब्दी ईसा पूर्व तक, छोटा ही टाइम पीरियड है, ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। यहां पर आप देखते हो कि इसलिए जो पत्थर है उसका इस्तेमाल और छोटा हो जाएगा, और यहां पर दुनिया का पर्यावरण असल में बहुत ज्यादा बदल रहा है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि देखो इसके पहले आइस एजेस आती थी, है ना, पूरी बर्फ के युग आते थे। अब यहां पर वैश्विक तापमान धीरे धीरे और गर्म हो रहा है, धीरे धीरे हम जो मैमल्स हैं, क्योंकि इंसान भी मैमल्स हैं, जितने भी जानवर जिनके पास मैमली ग्रंथ होते हैं इन्हें मैमल्स कहा जाता है ना, मेमोरी ग्लैंड्स वाले, तो हम सारे मैमल्स के लिए यहाँ पर सिचुएशन अच्छी हो रही है, परिस्थिति बढ़िया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो गर्म हो रहा है, रहने लायक हो रहा है इंसान के, चूहों के, गाय के, भैंस के। तो इस वजह से आप देखते हो कि धीरे धीरे अब कृषि का इस्तेमाल होने लगता है ना, और इंसान खेती करने लगता है। इंसान देखने लगता है कि जब बीज बोए गए, जब मैंने कोई फ्रूट खाया और वो बीज पड़ा रहा और बारिश आई तो उससे खेती उगी, है ना, उससे यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, तो खेती का नॉलेज इंसान को धीरे धीरे यहाँ पर होने लगता है, और इंसान इस समय पर जानवरों को पालने लग जाता है, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करता है। उसको इतना समझ में आता है अगर मैं गाय, भैंस, बकरी इन सबको अपने पास रखूंगा तो मुझे गाय भैंस से दूध मिलेगा, बकरी मुझे वुल देगी जिससे मैं कपड़े बना सकता हूँ, ठंड से बच सकता हूँ, है ना, पिग मुझे मीट देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रियलाइज होने लगती है। इसलिए इस टाइम पीरियड पर सबसे पहले जानवरों को पालने की प्रक्रिया शुरू होती है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा, पहले पाले जाने जानवर यहाँ पर गाय भैंस नहीं थे, पहले यहाँ पर सबसे पहले डॉग, शीप, गोट यानी कि कुत्ता पाला गया, इसलिए कुत्ता कहा जाता है कि काफी लॉयल है, राइट। भेड़ पाली गई, बकरी पाली गई, ये सब यहाँ पर सबसे पहले हमारे द्वारा पाले गए थे, और इसीलिए भी ये युग बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट इस युग को, मीजोलिथिक युग को आप एक ही चीज से कंपेयर कर सकते हो, वो है ड्रामा। यहाँ पर आपको ड्रामा पूरा भरा हुआ मिलेगा। आप भीमबेटका की गुफाओं को देखोगे तो वहां से मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग के हमें कई साक्ष्य मिलते हैं, और इस चित्रकारी में एक ही चीज बहुत प्रमुख तौर से सामने आती है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन के कुछ तथ्य मिलते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ, बच्चे यहाँ पर साथ में दिखते हुए, महिलाएं घर का काम करते हुए, पुरुष बाहर का काम करते हुए, ऐसा कुछ पारिवारिक जीवन हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जानवरों के पिक्चर हमें दिखाई देते हैं। जानवर बहुत ही कलाकृति के साथ यहाँ पर बनाए गए। इंसान की कलाकृति धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, वो धीरे धीरे ड्रामा और इन सब चीजों को अपना डेवलप कर रहा था, ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स को। इतना ही नहीं, यहाँ इन भीमबेटका की गुफाओं में एक यूनिकॉर्न की पेंटिंग मिली है। समझ लो आप, यूनिकॉर्न पहले मिथिकल माना जाता था कि ये मिथ्या है। यूनिकॉर्न की पेंटिंग मिली है पूरी, जिसमें वो एक सिंग वाला जानवर, वो पूरा डिटेल में एक पूरा बड़ा जानवर बनाया है, राइट।
तो ये आप देखते हो यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल हुआ हुआ। और कई पेंटिंग में ऐसा होता है कि इंसान शिकार कर रहा है, जानवरों के पीछे भाग रहा है, और कई पेंटिंग में ऐसा दिख रहा है कि इंसान को जानवरों के साथ लगाव भी है, वो जानवरों के हर्ट होने पर खुद भी यहाँ पर हर्ट होता है, खुद भी उसको चोट पहुंचती है। कई में ये दिखाया जा रहा है कि वो जानवरों से डरकर भाग रहा है ना, यानी कि जानवरों के साथ यहाँ पर इंसान का जो लेन देन है उसका मामला मीजोलिथिक टाइम पीरियड में काफी दिखाई दे रहा है, राइट। इसके बहुत सारे साइट्स आपको, बहुत सारे स्थल मध्य पाषाण युग के दिखाई देंगे। जैसे राजस्थान में बगौर नाम की जगह है, ये आपको दिखाई देगा। भीमबेटका तो साफ साफ है ही से, देखो भीमबेटका तो हर युग में आपको दिखाई देगा, चाहे जो भी युग हो। यहाँ तो हर तरीके से भीमबेटका में आपको बहुत सारे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको आदमगढ़ दिखाई देगा, एक महत्वपूर्ण जगह है आदमगढ़ एमपी में, राइट। और इसके अलावा भी महादहा नाम की जगह है, वो भी महत्वपूर्ण दिखाई देगी। महादहा के साथ साथ आपको और भी ऐसी जगहें दिख सकती हैं मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग में, ठीक है। जैसे गुजरात की कुछ जगहें यहाँ पर मिली है, कठोतिया वगैरह, और ओडिशा की भी कुछ जगहें हैं, सुंदरगढ़, सांबलपुर, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी मध्य पाषाण युग के अवशेष जो है वो काफी हमें मिले हैं। यहाँ पर इस्तेमाल कौन से उपकरण हो रहे हैं, देखो इससे पहले क्या था, इंसान बोरर यूज कर रहा था, चॉपर यूज कर रहा था, इंसान क्लीवर यूज कर रहा था, इंसान सुई यानी कि नीडल यूज कर रहा था, इंसान हार्पून यूज कर रहा था। लेकिन इस टाइम पीरियड तक आते आते, मध्य पाषाण युग तक आते आते इंसान यहाँ पर बो और एरो भी इस्तेमाल करने लग जाता है, यानी तीर कमान का इस्तेमाल इस युग की बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ रहे हो आप, तो ये आप समझ पा रहे होगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आखिर में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर हमारे पास दोबारा से 4 जो 1000 शताब्दी ईसा पूर्व है, इस टाइम पीरियड पर फिर नवपाषाण युग हमारे पास आने लगता है। अब नवपाषाण युग में बिल्कुल ही बहुत ही छोटे फॉर्म के जो पत्थर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस युग के कई सारे सबूत आपको भारत में पूरे उपमहाद्वीप में साफ साफ दिखाई देते हैं, है ना। इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, देखो खेती तो है, लेकिन खेती के साथ साथ इंसान जानवरों का पालन भी कर रहा है। लेकिन अब इंसान घूम घूम कर खेती नहीं कर रहा, इंसान एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से अब रुकने लगा है ना, और पारिवारिक जीवन को एंजॉय करने लगा है। यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो पर्यावरण है, वातावरण है, इसको आप और गर्म होता हुआ देखते हो, है ना। तापमान आप देखते हो कि पूरी तरीके से मानव के रहने योग्य बहुत ज्यादा हो चुका है। इसमें हम देखते हैं कि घर का ज्ञान, इंसान का अपना खुद का घर हो, इसकी भी मंशा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि एक जगह पर इंसान रहकर अब सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहा है। इस टाइम पीरियड पर हमें मेसोपोटामिक यहाँ पर क्षेत्र में, यानी कि आज के इराक सीरिया के क्षेत्र में, यानी बगदाद के आसपास जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस की नदियां थी, इसके आसपास हमने देखा था कि महिलाओं ने इसकी खोज निकाली थी कि कैसे एक गृहस्थ जीवन हम कर सकते हैं, खेती वगैरह कर सकते हैं, उससे गृहस्थ जीवन हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होने लगी थी, ठीक है। इसमें भी कई तरीके के उपकरण इस्तेमाल करते हैं। पहले के जितने भी उपकरण हैं, बोरर, स्क्रैपर, नीडल, हार्पून, बो एरो यानी तीर कमान, इसके साथ साथ केल्स का इस्तेमाल करना, है ना, और ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो आप नहीं देखते हो, आप चटनी बनाने के लिए आज जो ओखली और मुसली का इस्तेमाल करते हो, वो भी यहाँ पर नवपाषाण युग से आने लगा था। तो ये सब यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, और अपने जो मृतक हैं इनके लिए हम सांत्वना दिखाने लग जाते हैं। हम अपने मृतकों को याद करेंगे जब वो मरेंगे, और इन्हें गाड़ेंगे, जमीन के अंदर इनको गाड़ने लग जाएंगे, और उसके ऊपर हम यहाँ पर पत्थर लगा देंगे बड़े बड़े, जिससे कि हम अपने मृतकों को याद कर सके, है ना। एक कब्र की तरह इनको बनाने लग जाएंगे। जब भी याद आएगी अपने पुराने पूर्वजों की, तो फिर इनके कब्र पर विजिट करेंगे। ये आप देखते हो दिखाई दिया। इसलिए भारत के उत्तर पश्चिम में, अगर मैं आज भारत का एक बहुत ही रफ नक्शा आपके साथ बनाऊं, तो यहाँ पर भारत के उत्तर दक्षिण में, मैं उत्तर पश्चिम में मैं देखूंगी, नॉर्थ वेस्ट में, कि यहाँ पर उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नाम की जगह एक पाकिस्तान में मौजूद है। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 8500 बीसी के आसपास से लेकर 5500 बीसी, यानी कि नवपाषाण युग से कोलाइड कर रहा है। इस टाइम पीरियड में सबसे पहले अनाज हमने देखे थे। हालांकि अब इसमें नई खोज हुई है। नई खोज वो हुई है कि यूपी में लाहौर देव में आप देखते हो कि इससे भी पुराने भारत में अनाज वगैरह उगाए जाने और एक तरीके से अनाज वगैरह के इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप देखते हो कि सबसे पहले सबूत मिले हैं यहाँ पर नवपाषाण युग के टाइम पर, ऐसे सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक जगह पर बैठना, काम करना, इनके लिए, है ना। और कश्मीर में भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ आज आप कश्मीर देख रहे हो, यहाँ हमें बुरजोम में साइट मिली है,
और बुरजोम के अंदर हमने यहाँ देखा है कि लोग जमीन के अंदर, असल में बुरजोम के अंदर, जमीन के अंदर लोग घर बनाकर रहते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, तो घर जो होते थे वो जमीन के अंदर बनाए जाते थे, ये देखे गए। उसके बाद कश्मीर में गुफक्राल नाम की जगह है, जिसे पॉटर्स केव, यानी कि पॉटर जो मटका बनाने वाले, उसकी गुफा की तरह ही कहा जाता है। तो गुफक्राल के अंदर आप देखते हो कि इस तरीके से पॉटरी, बहुत ज्यादा मटकी वगैरह की कला हमें देखने को मिली है। इसके बाद आप और भी ऐसे बहुत सारी साइट्स देखते हो, जैसे यूपी में लहूरगढ़ है, लहूर देव है, भीमबेटका तो है ही सही, ऑब्वियसली, है ना, भीमबेटका तो हमेशा रहेगी। यहाँ आप देखते हो इंसान आग का इस्तेमाल करने लग जाता है और आग के उपयोग से चीजें पका पका कर खाता है ताकि उसे कीटाणु न लग जाए। कच्ची चीजें खाएगा देखो तो कीटाणु लगेंगे और इतना टेस्टी भी नहीं लगेगा। और इस टाइम पीरियड पर इंसान के बारे में देखा जाता है कि इंसान भगवान के बारे में भी सोचने लग जाता है और मंदिर वगैरह भी बनाने लग जाता है। कुछ कुछ जगहों पर दुनिया में ये चीज भी हमने यहाँ पर देखी है। और इस तरीके से नवपाषाण युग खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद आप भारत में देखते हो कि बाकी दुनिया भर में इसके बाद ताम्रपाषाण युग आएगा, जहां पर तांबे का इस्तेमाल होगा, जहां पे कृषि के साथ साथ तांबे के उपकरण से जमीन को ऐसे जोता जाएगा जिससे कि अच्छी जमीन, यहां पर बहुत सारे बर्तन तांबे के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पता है भारत देखो यूनिक है, भारत देश हमेशा से विशेष है, इसलिए भारत में वैसे भी आप देखते हो कि चालकोलिथिक टाइम पीरियड, यानी कि जो ताम्रपाषाण युग है, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा भारत में, है ना, क्योंकि भारत में इसके पहले हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी जो ताम्रपाषाण युग की तुलना में भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगी। तो इसलिए अब हम हड़प्पा सभ्यता को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का इस्तेमाल नहीं है, तांबे के साथ टिन को मिलाया जाता है, यानी कॉपर के साथ अगर मैं टिन को मिला दूं, क्योंकि टिन भारत को यहां पर मिल जाता था अफगानिस्तान से, म्यांमार के दूर दराज के इलाकों से मिल जाता था, तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं मुझे ब्रॉन्ज मिलेगा, है ना। तो ये ब्रॉन्ज की सभ्यता है जहां पर ब्रॉन्ज इस्तेमाल हुआ है अलॉय की तरह, यानी कि बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता हमें दिखाई देती है। ये अपने समय में मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया स्पेशली आप देखोगे इनको राइवल करती थी, है ना, और इनको यहाँ पर मेलुहा भी कहते थे। बेसिकली आपने पढ़ी भी होगी ये किताबें इस पर, बट बेसिकली आप देखते हो कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें कई तरीके की, जैसे हड़प्पा के पहले की बातें हैं, साइट्स है, फिर अर्ली हड़प्पन साइट्स है, पूर्व हड़प्पा, फिर मेच्योर परिपक्व साइट्स है ना, फिर हड़प्पा के बाद की साइट्स हैं जिन्हें लेट हड़प्पन कहते हैं। बट प्राइमरली आप इसका टाइम पीरियड देखो तो पूरी तरीके से ये हमें विकसित होते हुए 2500 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1900 शताब्दी ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है ना। और इसमें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर लिखने की कला थी इनके पास, और इस लिखने की कला का इन्होंने प्रयोग भी किया। इन्होंने कई तरीके की सीलें बनाई हैं, सील्स बनाई हैं जो आज भारत को मिलती हैं। जैसे हड़प्पा की सील्स दिलमन और मकान में जाकर मिली हैं, यानी आज का बहरीन और ओमान में, और उनसे हमें पता चला है कि हड़प्पा के लोग यहाँ पर व्यापार करते थे दूर दराज के इलाकों के। हड़प्पा की सील्स हमें अफगानिस्तान में इनकी एक कॉलोनी थी जहां पर व्यापारी जाकर रहते थे उस टाइम, जिसे शौर्तुगाई नाम की जगह कहते हैं। तो शौर्तुगाई में इनकी हमें सील्स मिली हैं बहुत सारी। तो ये आप देखते हो लिखने की कला इनके पास थी। अभिलेख मिला है एक हमें ऐसे ही लिखने की कला का इस्तेमाल करते हुए, और ये इंस्क्रिप्शन, ये अभिलेख हमें लोथल धोलावीरा नाम की साइट पर मिला है गुजरात में। और धोलावीरा बेसिकली आपके कच्छ में स्थित है और रन ऑफ कच्छ के अंदर है। और यहाँ पर बेसिकली एक बड़ा सा अभिलेख हमें फुटबॉल स्टेडियम के, आप देखोगे कि फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जैसे वो बोर्ड्स लगाए जाते हैं ना, वैसे आपको एक बहुत बड़ा सा अभिलेख हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इस टाइप से आप देखते हो कि बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है, लिखने की कला इनके पास है। पॉटरी है, ये मटकी वगैरह बनाते हैं, मटकी के साथ साथ लाल कलर की मटकियां ये इस्तेमाल करते हैं ना, गेरू वगैरह से पूरा इसको, मतलब मटकी को बेसिकली फायर करेंगे और फिर इसमें लाल मिट्टी के इससे मटकी बनाएंगे, उसको फायर करेंगे, उसको बनाएंगे पूरा, उसको शेप देंगे और उसके बाद वो मटकी पूरी लाल कलर की दिखाई देगी, ऑकरे कलर दिखाई देगी बेसिकली। और उस पर ब्लैक कलर की ऐसी पट्टियां लगी रहेंगी, स्ट्राइप्स लगी रहेंगी, और उन ब्लैक कलर की पट्टियों पर यहाँ पर चीजें भी बनी रहेंगी। कुछ कुछ यहाँ पर हमें लोगों की पूजा के भी अवशेष मिलते हैं, जैसे कि मदर गॉडेस मिलती है जहां पर देवी माता की पूजा होती थी, तो उनकी बहुत सारी ऐसी टेराकोटा की छोटा छोटे हमें मूर्तियां मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें हड़प्पा काल में मिलती हैं। बॉस्ट्रोफोडन लिपि मिलती है हमें, जो कि जैसे पहले यहां से यहां लिखना शुरू किया, फिर लेफ्ट टू राइट गए, फिर राइट टू लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट टू राइट गए, फिर राइट टू लेफ्ट गए। तो ऐसे बॉस्ट्रोफोडन लिखने की कला भी हमें यहाँ पर
हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हम लिख देते हैं, क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर मौजूद है ना। इसकी बहुत सारी साइट्स है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रखीगढ़ी, बनवाली। रखीगढ़ी बनवाली भारत की तरफ है, रंगपुर रोजरी भारत के गुजरात की तरफ, कालीबंगन भारत के राजस्थान की तरफ घग्गर की घाटी में। ऐसे ही गुजरात में लोथल है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है साबरमती भोगावा नदी के बीच में। इसी तरह गुजरात के रण में लोथल है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी, चौपानी मंडो, बहुत सारी साइट्स है हमारे पास। सिनौली मिली है यूपी में लेटेस्ट, जिसने बहुत नई नई डिस्कवरीज करवाई है ना। हड़प्पा मोहनजोदारो तो आपको पता ही है, मोहनजोदारो सिंध तरफ, हड़प्पा यहाँ पर साइट है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही अमरी है, कोटदिजी है, बहुत सारी साइट्स हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है। तो यहाँ पर सबसे पहले यह है कि नगर यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से योजना के साथ बनाए जाते थे, यानी टाउन प्लानिंग बड़ी पर्याप्त होती थी। सड़कें ऐसे एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हुए बनाई जाती थी। सड़क निर्माण बड़ा सोच समझ कर बनाया जाता था। यहाँ टाउन में हमेशा दो तरीके की संरचनाएं मिलती थी। एक ऊपर का हिस्सा मिलता था टाउन का, जहां पर महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती थी, जैसे कि प्रशासनिक बिल्डिंग्स वगैरह होना, है ना, महान स्नानाघर होना, ग्रेट बाथ होना मोहनजोदारो का। और नीचे की बिल्डिंग्स में घर वगैरह सामान्य लोगों के हमें दिखाई देते थे। ठीक है, ऋतिक रोशन की आपने मोहनजोदारो की मूवी देखी हो तो उसमें भी यही सब कुछ दिखाया हुआ है। यहाँ पर सारा सामान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। ईंटों को एक खास साइज में, साइज भी पूरे हड़प्पा सभ्यता के लिए एक ही था कि हाँ एक ही साइज से बनाएंगे सभी साइड्स में। तो धोलावीरा छोड़कर सभी साइट्स में एक ही तरीके की ईंटें इस्तेमाल हुई है। इन ईंटों को फायर करते थे, इसलिए इन्हें पक्की ईंटें यानी कि बर्न्ड ब्रिक कहा जाता है ना। बर्न करते थे ईंटों को और फिर इससे घर बनाते थे। अब देखो, अगर सड़कें ऐसे ग्रिड पर हैं तो हाउस भी ग्रिड प्रणाली में ऐसे राइट एंगल पर भी दिखाई देंगे ना आपको, कि हाँ सड़कों के बीच बीच में यहाँ पर घर रहेंगे, सड़कों के ऊपर तो घर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देता है। ये पूरा सड़कों के आसपास आपको नाले दिखाई देंगे और नाले यहाँ पर जमीन के अंदर बने हुए थे, यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। इनफैक्ट नालों को कवर करने के लिए इनके ऊपर पत्थर के स्लैब भी लगाए जाते थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय पर लोग इतना सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ मोहनजोदारो में हमें एक महान स्नानाघर मिलता है, यानी ग्रेट बाथ मिलता है। इसके ऊपर पूरी चारकोल की लेयर, एक टार की लेयर बिठाई गई है, परत बिठाई गई है, जिसकी वजह से यहां से पानी का रिसाव नहीं होता था कभी भी। और ऐसा कहा जाता है कि ये रिचुअल्स के लिए, खास चीजों के लिए इस स्नानाघर का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो सबसे पहले नगर योजना में, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला में यहाँ की विशेषताएं हैं। इसके बाद कृषि में भी कुछ विशेषताएं। देखो, यहाँ के लोग बार्ली जानते हैं, जौ उगाना जानते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ये लोग उगाना जानते हैं। गेहूं जानते हैं, रागी उगाना जानते हैं, जो आज के समय में हिमाचल, कर्नाटका तरफ काफी उगती है, राइट। इसके अलावा मिलेट्स और भी सरसों वगैरह उगाना जानते हैं। उत्तर पश्चिम में आज भी भारत में सरसों उगती है। चावल लोथल से मिला है। चावल लोथल का जो बंदरगाह है साबरमती और भोगावा की नदी के बीच, जहां पर एक कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है, ये भी मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर घोड़े के बहुत कम अवशेष मिले हैं। जैसे आर्यन लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे, तो बहुत कम अवशेष घोड़े के मिले हैं। हालांकि कुछ हद तक सुतका गेंदोर में घोड़े के कुछ टॉयज वगैरह, खिलौने वगैरह मिले। तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, सुतका गेंदोर या सुरको तड़ा जिसे हम कहते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत अवशेष मिले। तो लेकिन हाँ, बहुत कम मिले हैं। घोड़ों का इस्तेमाल ये लोग इतना नहीं करते थे। ठीक है, बाकी जानवरों का इस्तेमाल करते थे। जानवरों को पालना पोसना, गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, ये सब इस्तेमाल करते थे। गाय इनके यहाँ पर इतनी इस्तेमाल नहीं की, गाय का अवशेष नहीं मिला। भेड़ मिला है, यहाँ पर भैंस मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे बफेलो के साथ साथ यहाँ पर और भी ऐसे, जैसे एलिफेंट मिला है, राइनोसोरस मिला है ना। राइनो भी इनके द्वारा जाना जाता था। हाथी ये जानते थे। मेसोपोटामिया के लोग हाथी वगैरह नहीं जानते थे, हमारे यहाँ हाथी शुरुआत से यहाँ पर है। ये सब आप देखते हो। इसके साथ साथ इनकी राज्य व्यवस्था भी बहुत यूनिक है। देखो, ये लोग तकनीकी तौर पर बहुत महान है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इनकी तकनीकी बड़ी अच्छी है, जैसे आज इजराइल की है वैसे ही। लेकिन ये लोग धर्म में हमें लगा इतना विश्वास नहीं करते। देखो, हमें यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं मिला है। वहीं मेसोपोटामिया में इस तरफ जाओगे आप इसी काल में, तो आपको मंदिर मिलेंगे, प्रीस्ट किंग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं मिला। सरकार के भी कुछ ज्यादा अवशेष नहीं मिले। तो हमें ये नहीं पता कि सरकार थी तो कैसी मानी जाती थी। हाँ, ये जरूर हमें पता है कि पूरा केंद्रीकृत राज होगा, क्योंकि हर गांव में, हर शहर में एक ही तरीके की ईंटें इस्तेमाल हो रही है ना। तो केंद्रीकृत होगी प्रणाली, लेकिन किस तरीके की प्रणाली आखिर, इसका इस्तेमाल नहीं हमें पता चला है। अर्थव्यवस्था तो बहुत ही यहाँ पर इस समय बहुत विकसित थी, है ना। और इस पर हम लोग बार्टर प्रथा का इस्तेमाल करते थे, यानी वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। किसी को गेहूं चाहिए
तो और किसी को दूध चाहिए तो दोनों यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। चीजों का इस्तेमाल होता था, यानी मुद्रा का इस्तेमाल अभी तक नहीं आया, सिक्कों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हर तरीके की चीज में व्यापार हो रहा है, ठीक है। पत्थर में इस्तेमाल हो रहा है व्यापार, धातु में व्यापार हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक जगह है राजस्थान में, आहार और गिलुंड, यहां से ये लोग तांबा निकालते थे, इंडस वैली सभ्यता वाले, और तांबा फिर इस्तेमाल करते थे, है ना। टिन इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान वगैरह से। पत्थर में लैपिस लजुली है, लैपिस लजुली में व्यापार कर रहे हैं ये लोग बैठ के। दिलमन मकान के साथ व्यापार कर रहे हैं, यानी बहरेन और ओमान के साथ, राइट। अफगानिस्तान में तो जाहिर है। सुमेरिया यानी उस समय के मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। टीक की लकड़ी में व्यापार कर रहे हैं गुजरात से। कश्मीर से आप देख रहे हो तो लीड से व्यापार कर रहे हैं ये लोग, है ना। जस्ते से मतलब अलग अलग तरीके से इनका व्यापार चल रहा है। और व्यापार के लिए ये सील का इस्तेमाल करते हैं। सील स्क्वायर शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की, हर तरीके की सील्स ये लोग बना रहे हैं, राइट। और इनकी सीलों पर महत्वपूर्ण बात ये थी कि सीलों में एक तरफ तो जानवर बना रहता था, जैसे गाय, भेड़, बकरी, या फिर हॉर्स तो नहीं, यूनिकॉर्न वगैरह, एलिफेंट वगैरह बना रहता था, राइनो बना रहता था। और एक तरफ लिखा रहता था सील पर कि हाँ ये यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है ना। सील को आइडेंटिफिकेशन, पहचान की तरह भी इस्तेमाल किया है। बहुत से व्यक्ति जिनके मृत हमें कुछ कुछ अवशेष मिले, उन पर हमें गले पे सील लटका हुआ देखा है, यानी उनकी पहचान की तरह भी सील का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और सील को शिक्षा के पर्पस के इस्तेमाल से भी किया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सील्स का इस्तेमाल, जैसे आज आप स्लेट और चौक का इस्तेमाल करते हो छोटे बच्चों के लिए, वैसे ही कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये आप देखते हो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हमें दिख रही हैं। आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर हमें नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदारो से, जिसको दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, इसकी कलाकारी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर प्रीस्ट किंग मिलते हैं। इन्हें प्रीस्ट किंग यूरोपियन लोगों ने कहा है, लेकिन पक्का नहीं है कि ये प्रीस्ट किंग नाम का कुछ होता भी था हड़प्पा में, लेकिन हाँ ऐसे हमें एक कलाकृति मिली है। एक बफेलो की, एक भैंस की कलाकृति मिली है पत्थर की, जो कि बहुत ज्यादा हैवी सॉलिड भैंस की तरह दिखाई दे रही है, राइट। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि लोग बहुत यहाँ पर कलाकृति वाले थे। इनफैक्ट ये जो सील्स मिली है ना, सील्स भी अलग अलग कलाकृतियों की मिली है, हर तरीके की सील हमारे यहाँ पर मिली है। गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, और साथ साथ यहाँ पर पूजा के लिए मदर गॉडेस जो है ये भी मिली है। मदर गॉडेस जो मैंने आपको बताया, माता वगैरह की पूजा होती थी, तो ये सब भी मिला है। और अब ये सारी विशेषताओं के साथ साथ यहाँ पर जो पहेली थी वो ये थी कि इंडस वैली सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता घटी कैसे, है ना। कुछ विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन, जैसे जॉन मार्शल बोलते हैं, आर्यन लोगों के आक्रमण से होता है। इसके लिए ये कई तरीके के सबूत यहाँ पर पेश करते हैं उस समय पर, जो आज के समय पर हमारे लिए काफी नहीं है। ये बोलते हैं कि देखो आर्यन लोग आए थे, बाहर से आए थे, है ना। ऋग्वेद में हड़प्पा नाम की जगह लिखा है, जहां पर इंद्र ने बहुत सारे अटैक्स किए थे, और ये आज का हड़प्पा, ये इस तरीके से बोलते हैं। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि देखो आर्यन के पास घोड़े थे, आर्यन के पास स्वास्तिक का यूज था, है ना। घोड़े वगैरह यहाँ पर हड़प्पा के लोग इस्तेमाल नहीं करे, तो आर्यन लोग ज्यादा तीव्रता से आए, आर्यन लोग के पास हथियार थे, तो इन्होंने यहाँ पर हथियार वगैरह किए होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली जाती है। ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर आपको और भी कई तरीके के प्रूफ दिखाई देंगे, जैसे एक हड़प्पा में ही आप, हड़प्पा मोहनजोदारो की सभ्यता में एक डेड मैन्स स्ट्रीट मिली है, एक ऐसी सड़क का पूरा खोदा गया है सड़क, जहां पे बहुत सारे मृत व्यक्ति हैं। तो ये कहा गया कि ऐसे मृत वॉर की वजह से, अपने आप को बचाने की वजह से यहाँ पर मृत्यु होंगे, लेकिन आज के इतिहासकार इसको नहीं मानते। देखिए कई इतिहासकार हैं जो आज मानते हैं कि इस इलाके में बाढ़ आई होगी, इसका पर्यावरण परिवर्तन भी हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे सूखा आया, राइट। यहाँ पर धीरे धीरे ये लोग विस्थापन करके पूरब की तरफ गए, है ना। तो आर्यन लोग आए थे, लेकिन आर्यन लोगों ने आक्रमण किया था, या फिर ये लोग धीरे धीरे आए थे, ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी पक्का नहीं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आर्यन लोग यहाँ पर इनके खुद के अंदर के ही लोग थे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आज इसको पूरा निपटाते हैं, तो इसलिए इतना काफी है मेरे ख्याल से हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके बाद फिर आप देखते हो ऋग्वेदिक काल आता है ना। ऋग्वेदिक काल में जो केंद्र है भारत का, वो अब उत्तर पश्चिम से शिफ्ट होकर दिल्ली, तोपड़ा, हमारे जो और उत्तर के इलाके वहां पर स्थित हो जाता है। इसका टाइम पीरियड लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल, 1000 शताब्दी ईसा पूर्व के काल पर यहां पर रहता है, ठीक है। और यहां पर आप देखते हो कि ऋग्वेद इस टाइम पीरियड के बारे में हमें बता रहा है, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद बनाया गया था, जिसे कहा जाता है कि सप्त ऋषियों ने बनाया, भगवान ने अपने खुद मुख से इसे कहा था, यानी कैनोनिकल टेक्स्ट है। और यहाँ पर आर्यंस के बारे में आप देखते हो, ऋग्वेद में हमें 21 नदियों के बारे में पता चलता है, जिसमें सप्त सिंधु के बारे में भी पता चलता है, यानी सिंधु नदी है, इसके अलावा आपकी सरस्वती नदी है ना। तो ऐसे 7 जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, ये आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि 7 नदियों के जो नाम थे, 7 नदियां थी, वहां पर आर्यन रहा करते थे। इसमें कई नदियां हैं,
जैसे अस्किनी नदी का मेंशन है, आज की जो सतलज है जिसे शतुद्री कहा जाता था उसका मेंशन है ना। ब्यास को उस समय विपाशा कहा जाता था, रावी नदी को भी उस समय आप देखते हो कि पारुशनी कहा जाता। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मिलेंगे। अफगानिस्तान की कई नदियों के नाम है, गुमाल है, बहुत सारे नाम है, ठीक है, जैसे अस्किनी चेनाब को कहते थे। तो ऐसी कई नदियां हमारे यहाँ पर ऋग्वेदिक समाज में मेंशन है। समाज इस समय पर काफी ज्यादा समानता में विश्वास रखता है। आदिवासी प्रथाएं हैं, जो घर है लोगों के वो पक्के घर नहीं है हड़प्पा सभ्यता की तरह, कच्चे घर है यहाँ पर लोगों के काफी, है ना, वॉटल एंड डोआब से बने हुए। यहाँ पर लोग आदिवासी हैं तो गाय वगैरह में, गाय इनका मूल धन है। ऋग्वेद में कई प्रार्थनाएं गाय के लिए की गई कि गाय हमें दे दीजिए भगवान ने, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लड़ाई है, युद्ध है, वो भी होता था, वो भी गाय के आधार पर होता था। लेकिन क्योंकि अभी समाज में समानता है तो राजा का संस्थान उतना संगठित नहीं हुआ था और राजा यहाँ पर कई तरीके से राजनीतिक निकायों का इस्तेमाल करते थे निर्णय लेने के लिए। तो यहाँ आप देखते हो सभा है, समिति है, गण है, विधाता है, ये सब आते हैं। और इन सभा, समिति, गण और विधाता में महिलाओं की सहभागिता रहा करती थी। जैसे विधाता में महिलाएं भी रहती थी और विधाता में बेसिकली विशेषज्ञ बैठते थे, तो महिलाएं भी बैठती थी और महिलाएं भी राजनीतिक निर्णय बनाने में काम करती थी, ठीक है। तो महिलाओं के लिए भी आप देखते हो कई ज्यादा समानता है। सती प्रथा इस समय पर नहीं देखने को मिल रही है। नियोग की प्रथा देखने को मिल रही है, यानी अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो महिला आराम से भाई से, हस्बैंड के भाई से विवाह कर लेती थी, यानी विधवा पुनर्विवाह भी आपको आराम से दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर आप देखते हो कि जो आदिवासी हैं ये एक जन की तरह, एक क्लैन की तरह रहते हैं। अलग अलग जन अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। जन के अंदर इनके अपने खुद के विष है, विष के अंदर इनके अपने खुद के कुल है, कुल के अंदर इनके अपने अपने घर है, ठीक है। तो घर, कुल, कुल देवता, ये सब आप आज भी पढ़ पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, है ना। कुल के हेड जो होते थे, प्रमुख होते थे, इनको कुलापा कहते थे, है ना। ऐसे ग्रह के भी अपने खुद के हेड होते थे, है ना, जिनको आप यहाँ पर गृहपति कहते थे। ऐसे ग्राम होता था एक यूनिट, तो उसे ग्रामीणी कहते थे। जो विषय होते थे इन्हें विषयपति कहते थे हम, ठीक। और फिर जन को देखने वाला तो राजा है ही हमारे पास, ठीक है, जो कि राजा का वैसे यहाँ पर पूरा जो संगठन है वो पूरी तरीके से नहीं आया। अब देखिए, ऐसा नहीं महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है, पूरी समानता है, कुछ हद तक पितृसत्ता है, क्योंकि ऋग्वेदा में जितनी प्रार्थनाएं की गई हैं वो सारी प्रार्थनाएं या तो बेटों के लिए की गई क्योंकि बेटे युद्ध वगैरह लड़ने में काम आते हैं, या फिर गाय के लिए की गई क्योंकि गाय दूध देती है। और बेटी को दुहित्री कहा गया जो गाय का दूध निकालती है, यानी कि बेटी का स्तर उतना ही था जितना कि गाय से दूध निकालने के लिए चाहिए, है ना, बेटी इतनी थी। लेकिन तब भी बेटियों को पढ़ाया जाता था, शिक्षा यहाँ पर सबके लिए मौजूद थी यहाँ पर। इसलिए हमें ऋग्वेदिक समाज में कई महिला संत भी देखने को मिली है, जैसे अपाला मिली है, घोष मिली है, लोपामुद्रा मिली है, विश्वेश्वर मिली है। तो ऐसी महिला संत भी हमें देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखा रहा है कि हमारा वैदिक काल कितना समानता आधारित था और कितना बढ़िया था, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी बाल विवाह वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सब बढ़िया तरीके से समाज इस समय पर चल रहा है। हालांकि धर्म में भी आपको इतना ज्यादा वो नहीं दिख रहा है। देखो, लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, पृथ्वी, इन सब की पूजा कर रहे हैं, पंचभूतों की पूजा कर रहे हैं। जब लोग यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञों में पंडितों को नहीं बुला रहे, लोगों को खुद ही अपने मंत्र पता है, ऋग्वेद पता है, तो वो अपने हिसाब से खुद ही मंत्र पढ़ डाले और घर में वेद कर यहाँ पर यज्ञ वगैरह करे। तो आप देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। एग्रीकल्चर में, कृषि में भी आप देखते हो कि बार्ले वगैरह काफी उगाई जा रही है, यानी कि चावल की खेती अभी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, जैसे बाद में जाकर हम व्रीहि कहेंगे। बार्ले वगैरह अच्छे से उग रहा है और बढ़िया तरीके से यहाँ पर गौमत, यानी कि वो व्यक्ति जो कि अमीर है, जिसके पास ज्यादा गाय है, वो यहाँ इस समाज में भी अपने लिए जो प्रतिष्ठा है उसको सुनिश्चित कर पा रहा है। व्यापारी भी है जिन्हें पानी कहा जा रहा है, ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना व्यापार कर पा रहे हैं। हालांकि सब कुछ कच्चा पक्का है, अभी उतना व्यवस्थित नहीं हुआ है। धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित होंगी, लेकिन उससे असमानता भी बढ़ेंगी और ये सब उत्तर वैदिक काल के समय पर होने लगेगा। ये काल 1000 ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर लगभग 500-600 ईसा पूर्व शताब्दी तक आता है। ये काल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ऋग्वेद के बजाय और भी, जैसे यजुर्वेद है, समवेद है, अथर्ववेद है, ये सब वेद बनाए जाते हैं, राइट। और इस समय पर असमानता समाज में दिखने लगती है। देखिए, कृषि यहाँ पर बढ़ेगी, इंसान दिल्ली, तोपड़ा, ये जो ऊपर के इलाके हैं, यहाँ से नीचे के इलाकों में, यूपी बिहार के इलाकों में जाएगा आज के, राइट। तो यहाँ पर कृषि का प्रचार होगा, यहाँ पर व्रीहि यानी कि राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती यहाँ पर होने लग जाएगी, तो इससे उत्पादकता और बढ़ेगी। सरप्लस है समाज में, है ना, सरप्लस बढ़ेगा, आय बढ़ रही है समाज में, आय बढ़ रही है तो नए नए राज्य यहाँ पर आएंगे,
तो इस काल में आप देखते हो कि जनपद आएंगे अलग अलग, जहां पर राजा अपनी ताकत को पूरा संगठित करेगा, राजा की ताकत बढ़ेगी और राजा को जरूरी अनिवार्य तौर से लोगों को टैक्स कर देना पड़ेगा, जिसे बाली कहते थे। पहले ये बाली स्वैच्छिक था, बाद में ये बाली महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे जो वर्ण प्रथा थी, जो वर्ण प्रथा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखी गई है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकला, क्षत्रिय बाह से निकला, है ना, और वैश्य नाभि से निकला, शूद्र जांघ से निकला। ये जो वर्ण प्रथा है, अब ये वर्ण प्रथा धीरे धीरे जाति प्रथा में बदलती जाएगी और अब जन्म के आधार पर लोगों में कास्ट में भेदभाव, जाति भेदभाव भी किया जाएगा। इसलिए हमारे धार्मिक सामाजिक सुधारकों ने बोला है कि पहले ऋग्वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं होगा। अब शूद्रों की परेशानी और महिलाओं की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको कहा जाएगा कि तुम वेद नहीं पढ़ सकते, वेदों में गायत्री मंत्र लिखा है ऋग्वेद में, तो तुम गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ सकते और तुम्हारा उपनयन सरकार भी नहीं होगा, संस्कार भी नहीं होगा, यानी तुम्हें वो पूजनीय धागा, जो सेक्रेट धागा हिंदू बांधते हैं, वो तुम्हें धागा भी नहीं दिया जाएगा बांधने के लिए। तुम उपनयन सरकार से भी, संस्कार से भी यहाँ पर बाहर रखे जाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आ रही है, देखो, ठीक है। पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे, धर्म में चेंजेस होंगे। अब आपको पुरोहित की जरूरत पड़ने लग जाएगी, पंडितों की, है ना, यहाँ पर चीजें करवाने के लिए सारी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जाति प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे महिलाओं के ऊपर भी बंदिशें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, महिलाओं की सती होने लग जाएगी। अब विधवा पुनर्विवाह इतना इजीली नहीं हो पाएगा, विधवा का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। नियोग प्रथा, यानी हस्बैंड के मरने के बाद हस्बैंड के भाई से शादी करना, ये सब खत्म हो जाएगा, राइट। इसको सबको खराब माना जाएगा। इसके साथ साथ नए तरीके के संस्कार यहाँ पर राजा करने लगेंगे, है ना, नए तरीके के यज्ञ राजाओं के होने लगेंगे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, जैसे अश्वमेध हुआ या फिर वाजपेय हुआ या फिर राजसूय हुआ, ये सब यज्ञ यहाँ पर सुनिश्चित होने लग जाएंगे, ठीक। तो ये सब आप देखते हो मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अलग अलग यज्ञों का अलग अलग मतलब है। अर्थव्यवस्था में भी मतलब आएगा बहुत सारा। संग्रही नाम का ट्रेजरर राजा की मदद करना लग जाएगा, ट्रेजरी वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज आएंगे, ठीक है। तो ये आप देखते हो बहुत सारे बदलाव वैदिक काल के टाइम पीरियड पर आएंगे। लेकिन इसी वैदिक काल में देखो हमारे यहाँ पर महाजनपद जो है 16 महाजनपद, वो हमारे यहाँ पर इसी वैदिक काल के टाइम पर आते हैं, ठीक है। तो भारत में कई 16 महाजनपद इस टाइम पर 600 BC के टाइम पर हमें देखने को मिलेंगे। और फिर आप देखते हो कि इन्हीं महाजनपद में से धीरे धीरे जो मगध का महाजनपद है वो यहाँ पर राइज करने लगेगा, ठीक। तो ये जो महाजनपद काल है ये बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से हमारे पास आने लग जाएगा। इस समय पर कई महाजनपद है, जैसे कंबोज है, गांधार है ना, कोशला है, काशी है। कोशला और काशी की लोकेशन आपको आई थिंक पता होगी। कोशला आज के उत्तर भारत की तरफ दिल्ली के पूरब में, और काशी बेसिकली वाराणसी सारनाथ में। पांचाल है आप देखोगे, ठीक है। शोरासेन है एक, इसके साथ साथ मगध तो है ही सही। अश्मक है नर्मदा के किनारे, अश्मक। खुद उज्जैनी अवंती है, महाजनपद है एक, ठीक है। वत्स है, अंग महाजनपद है। अंग आज के आपके बिहार के पूरब में बंगाल तरफ आप देखते हो, अंग महाजनपद है। छेदी है, छेदी महाजनपद है, ठीक। आज का जैसे जो झांसी वगैरह का इलाका है उस तरफ। मल्ल महाजनपद है। मल्ल बेसिकली यहाँ पर एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, जो कि मल्लों ने बनाया था, कुशीनगर जिनकी राजधानी थी, ठीक है। और लिच्छवी है खुद अपने आप में। लिच्छवी वज्जी महाजन संघ में थे। वज्जी बेसिकली महाजनपद जो आपके रिपब्लिक्स थे ऐसे यहाँ पर जो गणतंत्र थे उनका भी एक समूह था वज्जी, ठीक। तो ये आप देखते हो अपनी अपनी राजधानी के साथ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जनपद यहाँ पर जन थे, अलग अलग जगह पर ये आर्यन बैठे, तो उस जगह से फिर इनके महाजनपद राइज होने लगे जब इनकी कृषि वगैरह राइज होने लगी। और फिर हमारे पास मगध का एम्पायर आता है, और मगध में फिर हमारे पास हर्यंक डायनेस्टी आती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बिंबिसार आते हैं, जो शादी के माध्यम से, विवाह के माध्यम से अपने रिश्ते अच्छे करते हैं। जैसे पंजाब से मद्रा क्लैन से वो अपनी प्रिंसेस को यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी इन्होंने शादियां की थी, ठीक है। कौशल देवी से शादी की थी, कोशला के जो प्रिंस थे प्रसेनजीत, उनकी बहन के साथ, ठीक है। तो कोशला के साथ इनके अच्छे रिश्ते हुए। तो इस तरीके से लिच्छवी के जो प्रमुख थे वैशाली के, उनसे भी शादी की थी, जिसे चलन्ना कहा जाता है। तो इस तरीके से विवाह से इन्होंने अपने रिश्ते अच्छे किए। और यहां पर आप देखते हो इस समय हर्यंक यानी कि बिंबिसार के समय पर इन्होंने अंग जो इनका पड़ोसी महाजनपद था उसको दबा दिया। फिर बिंबिसार का बेटा आता है यहाँ पर उदयीन, अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने खुद के शत्रु को
पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जाना जाता था, इसलिए इसे अजात शत्रु कहते थे। अजात शत्रु ने अपने ही मामा जी का घर यानी कि कोसला देवी पर आक्रमण करके उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो अजात शत्रु ने कई ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से अजात शत्रु को फेवर नहीं किया जाता। इसके बाद आप देखते हो उदयीन आते हैं। शुरुआत में ये जो मगध है इसकी राजधानी राजगृह में है, जिसे गिरिवराज भी कहते हैं, पहाड़ों के बीच की राजधानी है। लेकिन इसके बाद ये राजधानी पाटलिपुत्र में उदयीन के द्वारा शिफ्ट की जाती है। ये बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है, तो पाटलिपुत्र में शिफ्ट की जाती है इसके द्वारा। और फिर आप देखते हो कि ये जो पाटलिपुत्र है उसके बाद राजधानी शिशुनाग, नंद मौर्य सबकी राजधानी बन जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये लोग अपने पिता की हत्या करके बार बार आ रहे हैं, सब लोग राज्य में पैतृ हत्या हो रही है, इसलिए शिशुनाग डायनेस्टी आती है इसके बाद, ठीक है। शिशुनाग यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाते हैं मगध के अंदर। शिशुनाग ने एक बार अपनी जो कैपिटल है उसको वैशाली में भी यहाँ पर शिफ्ट किया था, हालांकि दोबारा यहाँ पर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। शिशुनाग के समय पर एक राजा आते काल अशोक। काल अशोक के समय पर दूसरी बुद्धिस्ट संग्रहिती यानी सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बैठती है, और इस सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का भी अपना महत्व यहाँ पर। पहली बुद्धिस्ट संग्रहिती तो बुद्धा के मृत्यु के बाद अजात शत्रु के समय ही बैठ जाती है, दूसरी वाली काल अशोक के समय पर वैशाली में बैठती है, ठीक है। और इसके बाद शिशुनाग के बाद फिर आप देखते हो कि नंद आते हैं। नंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंदा के 9 राजा यहाँ पर राज करते हैं, जिसमें आखिरी वाले जो थे धनानंद, ये यहाँ पर ब्राह्मणों की हत्या और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार के लिए माने जाते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये शूद्र थे, तो इसलिए इन्हें लगता था कि भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है। इसी समय पर यहाँ पर आप देखते हो कि नंदाज ने जब कलिंग को कैप्चर किया, तभी उस समय खारवेल के समय पर हथिगुम्फा का इंस्क्रिप्शन, हथिगुम्फा अभिलेख यहाँ उड़ीसा में भी बनाया गया था। ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हथिगुम्फा इंस्क्रिप्शन बेसिकली, ठीक है। और इस टाइम पर आप देखते हो कि अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया धनानंद के टाइम पर। फिर साम्राज्य तो कमजोर था, क्योंकि कोई भी यहाँ पर साम्राज्य से खुश नहीं था धनानंद की चीजों से, इसलिए फिर मौर्य साम्राज्य आता है। कौटिल्य बहुत यहाँ पर पढ़े लिखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करते हैं, जिससे कि कौटिल्य का एम्पायर यहाँ पर मौर्यन टाइम पीरियड पर आ जाता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड पर जब आप कौटिल्य का एम्पायर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखते हो, तो बहुत सारे आप मेजर चेंजेस देखते हो। कृषि में मेजर चेंजेस देखते हो, प्रोस्पेरिटी देखते हो, बहुत समय तक लंबा आय वगैरह देखते हो, मुद्रा आने लगती है, कॉइन्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने लगता है। मौर्यन टाइम पीरियड पर पंचमार्क्ड कॉइन्स आते हैं इनके, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, है ना। बिंदुसार के बचपन से ही यहाँ माथे पर ऐसे जहर कॉन्सेंट्रेटेड था, बिंदु बना हुआ है, इसलिए इनको बिंदुसार कहते हैं। वो असल में कौटिल्य की ही देन थी। कौटिल्य और मौर्य में आखिरी पलों में विवाद हो गया था। मौर्य बोल रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य कि मुझे जाने दो कर्नाटका, मैं आराम से सल्लेखना से मृत्यु करना चाहता हूँ, अपनी जैनिज्म को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। कौटिल्य नहीं चाहते थे ऐसा, तो उन्होंने बिंदुसार को जहर देने की कोशिश की, लेकिन दोनों में फिर बाद में बातचीत हो गई, इसलिए बिंदुसार का जहर पूरा, बच्चे बिंदुसार का जहर पूरा शरीर में ऐसे यहाँ पर बीच में कॉन्सेंट्रेट हो गया, इसलिए इन्हें शुरुआत से बिंदुसार ही कहा गया, सही है। और इस टाइम पीरियड फिर आप देखते हो बिंदुसार ने भी यहाँ पर कुछ मेजर अपने चंद्रगुप्त मौर्य पिता की ही लेगेसी को कंटिन्यू किया। फिर बिंदुसार के बाद यहाँ अशोक आते हैं। अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं, इनको बहुत ज्यादा फिर बुरा लगता है, तो उसके बाद ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये पूरे राज्य में धम्म का प्रचार करते हैं। और धम्म का प्रचार करते हुए इन्होंने कई इडिक्ट्स यानी कि कई शिलालेख को बनवाया, और इसलिए इस समय पर आप देखते हो कि बहुत सारे प्रमुख शिलालेख, देखिए प्रमुख यानी कि मेजर शिलालेख, मेजर एडिक्ट्स कौन से हैं, जहां पर 14 या उससे ज्यादा लाइनें, 14 लाइनें सारी की सारी लिखी गई हैं धम्म के बारे में, कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो ये जो प्रमुख शिलालेख है ये भारत में कई जगह पर मिलते हैं, जैसे कलसी देहरादून में मिलता है ना, मानसेरा भारत के उत्तर पश्चिम में मिलता है, और शाहबाजगढ़ी भारत के उत्तर पश्चिम में आज के पाकिस्तान में मिलता है। इसके अलावा धौली है ना उड़ीसा में, जौगढ़ है उड़ीसा में, नाला सोपारा है आज के बेसिकली सोपारा जगह थी, नाला सोपारा आज के मुंबई में, दिल्ली तोपड़ा में ऐसे ही मेजर शिलालेख मिलता है। तो ये आप देखते हो बहुत सारे इस टाइप से शिलालेख भारत को इस समय पर प्राप्त होते हैं। साउथ में यरागुंदी नाम की जगह है, यहाँ पर मिलता है। कई जगह पर अशोक ने अपना नाम भी लिखा, कई जगह पर इन्होंने अपने आप को देवनम पियादस्सी बताया, ठीक है। कई जगह पर कुछ कुछ पर इन्होंने अपना नाम लिखा, जैसे कि उद्वागुलम है, नेतूर है, मस्की है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है रण्यो अशोका, जिससे पता चलता है कि देवनम पियादस्सी यहाँ पर अशोका ही है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, उस समय के समाज के बारे में, उस समय की सोसाइटी के बारे में बहुत सारी हमें चीजें पता चलती है, ठीक है। तो कलिंग के धौली से लेकर जौगढ़ से लेकर जो बहुत सारे छोटे छोटे और भी पत्थर पर शिलालेख बनाए गए, क्योंकि पत्थर पर और भी शिलालेख बने, जैसे कर्नाटका में ब्रह्मगिरी है या मध्य प्रदेश में रूपनाथ है, यहाँ पर भी छोटे छोटे ऐसी लाइनें लिखी गई हैं पत्थर पर। फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पत्थर पर ही बनाए गए शिलालेख,
जैसे आपके भाबरू शिलालेख, भाबरू बेरत शिलालेख है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जहां पर अशोक ने बताया कि कैसे मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता हूं। फिर स्तंभ के शिलालेख है, पिलर एडिक्स है अलग अलग जगह पर। ये स्तंभ शिलालेख आपको मगध के आसपास के जो इलाके हैं, यानी आज का यूपी, एमपी, बिहार का इलाका, इन इलाकों में आपको ये स्तंभ के शिलालेख कई सारे दिखते हैं। जैसे इलाहाबाद में, रामपुरवा में बिहार में दिखता है, तो उसकी वो जो कैपिटल है वो आपको इंपॉर्टेंट है उसके, ठीक है। सारनाथ में आपको ऐसा ही स्तंभ शिलालेख मिलता है, तो सारनाथ का वो जो कैपिटल है वो आज का भारत का नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है। सांची में आपको इस टाइप का स्तंभ मिलता है, और सांची में फिर बाद में स्तूपा भी बनाया गया। लुम्बिनी में मिलता है जहां पर बुद्धा का जन्म हुआ है ना। बाराबर केव में मिलता है, बाराबर की गुफाओं में, बाराबर लोमस ऋषि केव, जो कि आजीविका सेक्ट के लिए पहले बनाई गई थी। तो इस तरीके से आप देखते हो बहुत सारे मौर्यन डायनेस्टी के भी हमारे पास डेवलपमेंट होते हैं, और इस समय पर मेजर डेवलपमेंट यही होता है कि बुद्धिज्म मगध काल में धीरे धीरे आने लगता है। देखिए हमारे पास एक सिद्धार्थ नाम के प्रिंस थे, है ना, जिनको बचपन से कह दिया गया था, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, और जब ये पैदा हुए तो इनकी माता की यहाँ पर कह दिया गया था इनको, इनके पिता को, कि ये जाकर एक विश्व गुरु बनेगा। तो इनके पिता बहुत घबरा गए, इसलिए इन्होंने बुद्ध को हमेशा से महल के भीतर ही रखा, और इसलिए गौतम ने कभी कुछ ज्यादा देखे नहीं। लेकिन फिर ये जो सिद्धार्थ हैं, ये जो प्रिंस हैं, ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये यहाँ पर एक दिन महल में एक बूढ़े आदमी, एक मृत आदमी, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। फिर इनके अंदर इच्छा जागती, तो कैसे क्या चीजें होती है। फिर ये महाभिनिष्क्रमण करते हैं। इनकी एक वाइफ भी है यशोदा, इनका बेटा भी है राहुल, लेकिन सब कुछ छोड़कर ये महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर छोड़कर चले जाते हैं, और ये अपने कुछ गुरुओं से मिलते हैं, ठीक है, जिनसे इनिशियली शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं। इन्हें आप यहाँ पर अल्लाह क्रमा से जानते हैं, है ना, अलर काम से जानते हैं, और इसके साथ साथ और भी इनके साथी होते हैं जिनके साथ ये मिलकर यहाँ पर मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तो फिर ये अपने लिए एक मध्य का रास्ता चुनते हैं, आराम से खाते पीते हुए, भिक्षा मांगते हुए ये उसके बाद फिर बौद्ध गया में मेडिटेशन करने लग जाते हैं, और फाइनली बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको एनलाइटनमेंट, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इनको सारी चीजें पता चल जाती है। इनको पता चल जाता है कि देखिए आपका जो दुख का कारण है वो आपकी खुद की इच्छा ही होती है, और इच्छा को अगर आप मार दो तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। इस तरीके से आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ये इस नॉलेज को जाकर यहाँ पर बताते हैं सारनाथ के डियर पार्क के अंदर बैठ के अपने पहले जो इनके साथी थे उनको, और इसलिए सारनाथ में कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्धा का पहला टीचिंग, बुद्धा का यहाँ पर वर्णन हुआ था, ठीक है। और बुद्धा यहाँ पर 3 ज्वेल्स हमें देते हैं, त्रिरत्न का नॉलेज हमें देते हैं, है ना। इसमें यहाँ पर त्रिरत्न के नॉलेज में हम देखते हैं बुद्ध है, दम है, संघ है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की बातों को मानो, धम्म को मानो, और संघ को रिस्पेक्ट करो, संघ में साथ रहकर यहाँ पर जीतो। और बुद्ध की मृत्यु के बाद, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु हो जाती है फिर आप देखते हो कुशीनगर में, तो इसके बाद स्तूप अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं पूरे भारत में। सबसे पहले आप देखोगे कि फिर अशोक जो है, पहले तो 9 जगह पर स्तूप बनते हैं, फिर अशोक के टाइम पर इन स्तूपों से बुद्ध के अवशेष खोले जाते हैं, और फिर और अलग हजारों जगहों पर स्तूप बनाए जाते हैं, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु के बाद इसलिए पहली बुद्धिस्ट संस्कृति में, संगृति में, कॉन्फ्रेंस में पिताकास भी बनते हैं, जैसे विनय पिताक है, सुत्त पिताक है, अभिधम्म पिताक है। ये सारे पिताक का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया बच्चा लोग वैसे पास्ट में। तो ये सब भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। और बुद्ध यहाँ पर हमें 5 तरीके की टीचिंग्स भी देते हैं। देखो, सत्य की प्रैक्टिस करो, हमेशा सत्य बोलो, है ना। किसी के साथ हिंसा मत करो, अहिंसा प्रैक्टिस करो। या बुद्धा और अंगुलीमाल की जो कहानी है उससे भी समझ सकते हो। इसके बाद बुद्धा ने यह भी कहा कि आप अपरिग्रह करो, जो आपका नहीं है उसको चोरी मत करो, है ना। और ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करो अब हमेशा के लिए, ठीक है। और यहाँ पर शराब और स्त्री दोनों से ही दूर रहो हमेशा। तो ऐसी 5 तरीके की चीजें यहाँ पर हमें बुद्ध बताते हैं। इनमें से जो अपरिग्रह है ये बेसिकली जैन आपके जो थिंकर्स हैं वो बताते हैं, तो ये आप इसमें से हटा सकते हो। अपरिग्रह पर जैन वाले काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। बाकी मारना नहीं है किसी को, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है ना, शराब नहीं पीनी है, किसी तरीके से सेक्सुअल मिसकंडक्ट, स्त्री वगैरह से दूर रहना है, पराई स्त्री से खास तौर पे, ये सब यहाँ पर बुद्धा बताते हैं। और ये हमें अष्टांगिका मार्ग भी देकर जाते हैं पूरा। इस अष्टांगिका मार्ग में 8 चीजें हैं, अगर ये 8 चीजें आप करोगे तो आपको निर्वाण धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा, सही है। और इसके साथ साथ 4 ये सत्य भी बताते हैं हमें कि देखिए दुनिया पूरी दुख से भरी हुई है, दुख ही है, जो दुख है वो डिजायर की वजह से होता है। तो अगर आप डिजायर को कॉन्कर कर लो तो आप दुख खत्म कर लोगे अपने लिए, और डिजायर को अष्टांगिका मार्ग प्राप्त करने से दुख आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस बाकी हैं बहुत सारी, जैसे एक बुद्धिस्ट जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी वो राजगृह में हुई अजात शत्रु के टाइम पर। इसको बेसिकली जो आपके यहाँ पर महाकश्यप है वो लीड करते हैं, है ना। फिर दूसरी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हमने देखा है काल अशोक के टाइम पर हुई थी वैशाली में।
इसको बेसिकली आपके सबकर्णी, यहाँ पर सबकामी जो है वो लीड करते हैं। फिर तीसरी बुद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आप देखोगे अशोक के टाइम पर है, मोगालीपुत्ता तिस्सा इसको रूल कर रहे थे इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ मोगालीपुत्ता तिस्सा के नेतृत्व में अभिदम पितक बनता है आखिरी में, विनय और सुत्त पितक के बाद। और इसके बाद आप देखते हो आखिरी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई थी, और कश्मीर में इसको हेड किया था वासुमित्रा ने, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के राज के टाइम पर कुंडल वन में ये आपकी चौथी जो बुद्ध कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी, ठीक है। और इसके बाद बोधिसत्वास का भी कंसेप्ट आया, क्योंकि चौथी बुद्ध के कॉन्फ्रेंस में महायान और हीनयान जो अलग अलग सेक्ट्स हैं ये आपस में सेपरेट हो गए थे। और हीनयान आज में दक्षिण पूर्वी एशिया श्रीलंका में काफी फेमस है। महायान ऊपर के इलाकों में चाइना, तिब्बत, साउथ कोरिया, जापान यहाँ पर माना जाता है। महायान में बेसिकली हीनयान में डिफरेंस ये है, महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, हीनयान में पूजा नहीं करते, बस यही मेजर डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी समय पर यहाँ पर महावीर भी आए थे। महावीर ऐसा माना जाता है कि पहले तीर्थंकर नहीं है जैन के, इनके पहले भी कई तीर्थंकर इनके पास आए थे, लेकिन महावीर ने यहाँ पर इसको एक नए लेवल पर पहुंचाया था। तो 24वें आपके तीर्थंकर महावीर कहे जाते हैं। पहले यहाँ पर ऋषभनाथ कहे जाते हैं। महावीर की भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है कि ये पैदा हुए, है ना, कुंडग्राम में, आपका जो बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिले का क्षेत्र है वहां पर ये पैदा होते हैं 540 BC के आसपास। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होता है, मदर इनकी त्रिशाला होती है, लिच्छवी राज से इनका कनेक्शन होता है ना। चेतक की ये बहन होती है। इसके साथ साथ फिर आप देखते हो कि इनकी भी वाइफ होती है, इनकी भी एक डॉटर होती है, और बाद में इनकी डॉटर का जिस व्यक्ति के साथ विवाह होता है, इनका जो सन इन लॉ होता है जमाली, यही यहाँ पर महावीर, वर्धमान महावीर का पहला डिसाइपल कहा जाता है, ठीक है। तो महावीर ने भी कैवल्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी ही बातें कही हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य यहाँ पर निभाना और ये सारी चीजें, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जैन तीर्थंकर फिर महावीर में आते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म में अंतर यह है कि जैनिज्म ज्यादा एक्सट्रीम है ना, जैनिज्म बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम चीजें यहाँ पर फॉलो करो, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म उतना एक्सट्रीम नहीं है, बुद्धिज्म मध्यम मार्ग की बात करता है। जैनिज्म बोलता है कि नहीं, जब तक आप एक्सट्रीम में होगे तब तक आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आप को यातनाएं देनी होंगी, आपको मेडिटेशन प्रॉपरली करना होगा, आपको हिंसा बिल्कुल छोड़नी होगी। तो जैनिज्म में भी फिर आप देखते हो कि जैन के ऐसे संगृतियां, यानी कि फर्स्ट सेकेंड जैन काउंसिल्स आते हैं। जैसे पहला जो आपका जैन काउंसिल आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर पाटलिपुत्र बिहार में ही बनाया जाता है, क्योंकि मौर्य जो थे आखिरी में जैनिज्म काफी मानने लग गए थे। तो यहाँ पर 12 अंग जो है उनका फाइनली कंपाइलेशन हुआ था। फिर जो दूसरी जैन संगृति है वो बहुत बाद में, बहुत सालों बाद 6वीं शताब्दी में 512 AD में गुजरात में यहाँ पर आती है, ठीक। तो ये आप देखते हो बहुत सारे ऐसे जैनिज्म के भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैन के अंग हैं, उपांग है, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण है। श्वेतांबर और दिगंबर में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। दिगंबर पूरे नेकेड रहते हैं, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत अंबर। श्वेतांबर साउथ में काफी ज्यादा ओरिजिन हुआ था, साउथ में श्वेतांबर का, और दिगंबर जो थे वो वही रह गए थे पाटलिपुत्र में जब फेमाइन आया था, भुखमरी आई थी। इसलिए दिगंबर थोड़े से कड़े नियम मानते हैं और श्वेतांबर थोड़े से रिलैक्स नियम मानते हैं। श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, दिगंबर मानते हैं कि नहीं, महिला को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो महिला है, इसलिए मोक्ष उसे नहीं प्राप्त होगा। तो ये आप देखते हो मेजर डिफरेंस यहाँ पर श्वेतांबर दिगंबर में भी यहाँ पर मौजूद है। फिर आपका मौर्यन रूल डिक्लाइन होता है तो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि अब हम भारत में साम्राज्य को संभाल नहीं पाते। तो उसके बाद शुंग आते हैं, पुष्यमित्र शुंग आता है, अग्निमित्र आता है ना। अग्निमित्र के नाम पर ही जो आपके का कालिदास का वर्क है मालविका अग्निमित्रम वो बना था। मालविका और अग्निमित्र की कहानी थी बेसिकली उस पर। फिर कानवाज आते हैं, लेकिन कोई भी संभाल नहीं पाता राजपाट को, इसलिए सातवाहनास भी आते हैं, अलग अलग हिस्सों में भारत में आते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि बाहर से कई तत्व इस समय पर बाहर से इन्वेजन आए, जैसे हिंदू ग्रीक राजाओं का इन्वेजन हुआ था, है ना। तो डिमिट्रियस आप देखोगे इनमें से सबसे पहले राजा यहाँ पर थे। इनके चक्कर में गांधार, इनके प्रभाव में गांधार कला का यहाँ पर उद्गम होता है। फिर शाक आते हैं पहली BC सेंचुरी से AD तक। शाक बेसिकली वेस्टर्न एरा में रिसाइड करते हैं। ईरान से फिर पार्थियन लोग आते हैं, ठीक है। पार्थियन भी क्रिश्चियन एरा के टाइम पर ही आते हैं, ठीक। और भारत में इनको शाक पल्लव कहते हैं। फिर भारत में कुषाण आते हैं। कुषाण बेसिकली सिल्क रोड का पूरा कंट्रोल करते हैं, इसलिए कुषाण के पास चाइना के माउंटेन से सोने का नियंत्रण था, इसलिए सोने के सिक्के भी जाहिर करते हैं, ठीक है। फिर आखिर में आप देखते हो कि कनिष्क आते हैं कुषाण के, और कनिष्क के राज के समय पे हम बहुत ज्यादा यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रभाव, चौथी बुद्धिस्ट संस्कृति महायान हीनयान का खत्म बनना, यहाँ पर महायान बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा पैट्रोनेज, महायान बुद्धिज्म संस्कृत का इस्तेमाल करने लगा था, तो संस्कृत का बहुत ज्यादा, संस्कृत के ऐसे बुद्धिज्म के बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ कनिष्क के टाइम पर हमें डेवलप होती हुई दिखती है, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड के बाद
फिर फाइनली बहुत वर्षों बाद भारत में पैन एक भारत का पूरा साम्राज्य आता है जिसे हम गुप्त काल कहते हैं। ठीक है, गुप्त काल के समय पर कहा जाता है भारत की हिंदुइज्म और भारत की हिंदू सभ्यता पूरी चरम पर थी। ठीक है, तो बेसिकली ये 320 एडी से लेकर 550 एडी के आसपास ये गुप्त काल पूरा हमें दिखाई देता है। इसके फाउंडर यहाँ पर श्रीगुप्त कहे जाते हैं। हालांकि श्रीगुप्त यहाँ पर ज्यादा कुख्यात तरीके से राज नहीं कर पाते क्योंकि ये फाउंडर थे। हाँ, इनको महाराजा का टाइटल मिला था। इनका एक बेटा होता है घटोत्कच, फिर ये यहाँ पर आता है और घटोत्कच के बाद बेसिक जो पावर है वो चंद्रगुप्त वन से हमें गुप्ता एम्पायर के दिखाई देती है। गुप्ता एम्पायर सामंतवाद में विश्वास रखता था, यानी फ्यूडल है ना, यानी सामंत यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है गुप्ता एम्पायर के लिए। ये केंद्र में राज कर रहे हैं लेकिन अपने सामंतों के महत्व से। ठीक है, और चंद्रगुप्त वन भी बिल्कुल बिंबिसार की तरह विवाह करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये लिच्छवियों की रानी कुमारा देवी जो थी लिच्छवियों से, इनके साथ विवाह करते हैं और कुमारा देवी के नाम पर अपने सिक्के भी छपवाते हैं, जैसे कुमारा देवी क्वींस भी यहाँ पर कुमारा देवी कॉइन्स या फिर कुमारा देवी के सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये यहाँ पर एक पिलर भी बनवाते हैं, ये स्तंभ बनवाते हैं जिसे मेहरोली का आयरन पिलर कहते हैं। ये बहुत फेमस है क्योंकि बाद में इसी मेहरोली आयरन पिलर अभिलेख पर जहांगीर भी अपनी बातें लिखवाते हैं। आज कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मेहरोली आयरन पिलर है क्योंकि इसके बाद में इस मेहरोली आयरन पिलर के बाद पास में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी बेसिकली। ठीक है, फिर आप देखते हो समुद्रगुप्त आते हैं, इनके बेटे समुद्रगुप्त भारत में नेपोलियन कहे जाते हैं, भारत के नेपोलियन, जिन्होंने हर तरीके से ये हिंदू साम्राज्य में, जैसे हम चक्रवर्तिन का कंसेप्ट बोलते हैं ना, जैसे कौटिल्य ने बोला था चक्रवर्तिन विजयकुशु, तो ये वैसा ही रोल प्ले करते हैं, आसपास के सारे राजाओं को हरा देते हैं। ठीक है, मध्य के एमपी के बहुत सारे आदिवासी इलाकों को हरा देते हैं, उत्तर के राजाओं को हरा देते हैं, दक्षिण में उनको लिबरेट करा देते हैं, मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं, पशपुरम में हरवा देते हैं और इनके नाम पर प्रयाग प्रशस्ति भी आई है इलाहाबाद के स्तंभ पर। ठीक है, जो कि हरिसेन ने लिखी है और बहुत ही बढ़िया संस्कृत का इस्तेमाल यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर हरिसेन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। सिक्कों में ये वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं, यानी सिर्फ युद्ध नहीं लेकिन कलाकृतियों में, आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति में भी इनको पूरा विश्वास था, ये हमें दिखाई देता है। और ये वासुबंध नाम के एक ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनको भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा मानते थे। इसके बाद चंद्रगुप्त टू आते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त टू बेसिकली अपने यहाँ पर समुद्रगुप्त की ही लेगेसी को आगे निकाल कर जाते हैं, लेकिन इनके टाइम पर इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था और इनके टाइम पर नवरत्न यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये वो नवरत्न है जिनमें कई सारे, जैसे कालिदास है ना, तो ऐसे जो नवरत्न है ये भारत में अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये नवरत्न हमें दिखाई देते हैं। कालिदास के साथ साथ धन्वंतरी हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े फिजिशियन हैं, वराह मिहिर हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं जो बृहद संहिता लिखेंगे, अमर सिंह है, अमरकोश लिखेंगे, संस्कृत ग्रामर की किताब लिखेंगे, शंकु हैं, बहुत बड़े स्थापत्य काल के यहाँ पर, जिन्होंने इस समय के बहुत सारे मंदिरों के बारे में डिजाइन दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक वेताल भट्ट है, विक्रम वेताल की कहानी शायद यहीं से आई होगी, है ना। एक घाट करपर है, यहाँ पर कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट अलग अलग जगह पे यहाँ पर जाते हैं। इन्हीं के टाइम पर फॉरेन ट्रैवलर फाहेन आते हैं और अपनी किताब लिखते हैं फूको का, और इसमें भारत की बहुत तारीफ करते हैं कि भारत में बुद्धिज्म भी है, गुप्त राज बहुत ज्यादा सहिष्णु है, बुद्धिज्म को भी बढ़ावा देता है लेकिन हिंदुइज्म को भी मानता है। इसी टाइम पर आप देखोगे भारत में गुप्त काल के समय पर मंदिर बनने लगे थे, टेम्पल्स बनने लगे थे। इसमें शुरुआत में आप देखते हो कि दशावतार टेम्पल देवगढ़ का आपको दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में आज एक जगह पर नाचना कठुरा टेम्पल बोलते हैं, तो नाचना कठुरा इनिशियल एग्जाम्पल कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण था। फिर पंचायतन शैली का दशावतार टेम्पल, ऐसे जो पंचायतन शैली है ना, 5 मंदिर, एक बीच में आसपास 4, ये भी आपको दिखाई देते हैं इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, गुप्ताज ने सोने का तो इस्तेमाल किया, चांदी के सिक्कों का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद आप देखते हो कि अलग अलग और यहाँ पर, जैसे कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त ने यहाँ पर नालंदा की जो यूनिवर्सिटी है उसको बनाया था। और कुमार गुप्त के बाद फिर स्कंद गुप्त आए थे। स्कंद गुप्त के टाइम पर होड़ों का आक्रमण हुआ था, इन्होंने होड़ा को डिफीट भी किया था, पराजित किया था। इनफैक्ट स्कंद गुप्त उतने सहिष्णु नहीं थे, इन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को मारा पीटा भी था, मतलब इनका एग्जीक्यूशन किया था। बट ओवरऑल आप देखते हो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कालिदास के कई सारे वर्क आए, रेग मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ये सारे पोयम्स आए, ड्रामाज आए, मलावी काग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, जिसमें ऋषि दुर्वासा की वजह से राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि शकुंतला मेरी बीवी, मेरा बच्चा भी है। ठीक है, तो आप ये देखते हो बहुत सारे इस तरीके के यहाँ पर कार्य, मंदिर बनाना, संस्कृत के कार्य, यहाँ पर
तो ये सब चीजें यहाँ पर होने लगती है। भीतरगांव का मंदिर मिलता है आज के टाइम पे कानपुर में, जो पूरा ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। लिटरेचर में, साहित्य में आप देखते हो बहुत सारी चीजें होती है। वराह मीर एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टिया देते हैं, जीरो का इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि ग्रहण क्यों लगता है, धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसकी वजह से सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये भी बताते हैं। ब्रह्मगुप्त आते हैं, ब्रह्मस्पुत सिद्धांत देकर जाते हैं ये, ठीक है। सुश्रुत आते हैं, सर्जन आते हैं बहुत बड़े, है ना। और पाणिनि आते हैं। पाणिनि तो खैर उसके बाद, उसके पहले आते हैं काफी। पाणिनि यहाँ पर जो आपका महाजनपद का एरा था उस टाइम पर आते हैं। और पाणिनि का बेसिकली यहाँ पर जो अष्टाध्यायी है संस्कृत ग्रामर पर, उसका जो वो देते हैं वो। तो ये आप देखते हो बहुत सारे इस तरीके से लोग इस समय पर आ रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद गुप्ताज के बाद होन आते हैं, मैत्रक आते हैं और फिर हर्षवर्धन की डायनेस्टी आती है। तो इस तरीके से आज मैंने शॉर्ट में, बिल्कुल ब्रीफ में आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया। आई होप आप ये लेक्चर एंजॉय करोगे। 1 घंटे में तो काफी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। 71st बीपीएससी के लिए एग्जाम के पहले भी थोड़ा सा देख लेना, तो कुछ मेजर अगर छूट रहा हो तो हो जाएगा आपका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच पीपल, और यहाँ पर लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू।